गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को अम्ल क्षार लवण चैप्टर में बहुत थ्योरी बताया जा चुका है। अब इस चैप्टर में कुछ ही बचा हुआ है और आप लोग को बोला गया था कि जिनके पास जो भी बुक है उन बुक को बारीकी से पढ़िए। उसमें जो सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है उस सेंटेंस के बारे में आप हमसे पूछिए, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तो आइए मैं आज आप लोग को जो पीछे वाले वीडियो में बताए थे रवा जल, आज हम लोग किसी यौगिक में किसी लवण में उपस्थित रवा जल को कैसे पृथक करेंगे, कैसे अलग करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। कल आप लोग को कई एक ऐसा उदाहरण दिया गया था, CuSO4 5H2O, ये नीला रंग का है इसलिए इसको नीला तूतिया भी कहा जाता है। सर ये 5H2O जो है ये 5H2O जो है इसे रवा जल या क्रिस्टल कहते हैं। विद्यार्थी आपको पीछे वाले वीडियो में बताया गया था। यदि मान लिया जाए इसी पर क्वेश्चन दे दिया जाए कि कॉपर सल्फेट से रवा जल को पृथक कैसे किया जा सकता है, अथवा अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे करेंगे, है न? तो आइए विद्यार्थी मैं इसी के बारे में आप लोग को पहले जानकारी देता हूं कि यदि किसी भी लवण में रवा जल है तो उसे जिस विधि से अलग किया जाता है उसे रवा जलीकरण या पृथक्करण विधि कहा जाता है, क्रिस्टलीकरण विधि कहते हैं। इस विधि के लिए कुछ आवश्यक सामग्री की जरूरत होती है, जो कि आपको अभी चित्र जब बनाएंगे तो उन सभी चीजों के बारे में लिखा जाएगा। और जब उसे गर्म किया जाता है विद्यार्थी, तब ये जो रवा जल है अर्थात जल के अणु है यह धीरे धीरे वाष्प बन करके उड़ जाता है विद्यार्थी, जिसके उड़ने से जो रंग इसका है वह रंग बदल जाता है। जैसे अभी ये नीला है तो ये नीला से सफेद में बदल जाता है, यानी परिवर्तन होती है। आप लोग पहला चैप्टर में भी पढ़ा था, ताप ऊष्मा इत्यादि देने से रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तब उसमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। तब इसमें विद्यार्थी होता क्या है परिवर्तन, तो जो पहले नीले रंग का होता है वह सफेद श्वेत में बदल जाता है। और जो कॉपर सल्फेट है विद्यार्थी जी 5H2O जो है विद्यार्थी, ये 5H2 समाप्त होकर के CuSO4 बनता है ने? देखिए मैं क्वेश्चन क्या लिखता हूं, आप गौर कीजिएगा। अशुद्ध कॉपर सल्फेट, इसी को बोलते तुतिया, तुतिया। अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। देखिए विद्यार्थी जी क्वेश्चन क्या लिखे, अशुद्ध कॉपर सल्फेट जिसको तुतिया कहते हैं है, इससे शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करेंगे। आइए इसके लिए आप पहले एक देखिए, गौर से देखिएगा विद्यार्थी।
डाल दिए। धीरे विद्यार्थी, ये परख नली है, इसमें अशुद्ध कॉपर सल्फेट डाल दिए विद्यार्थी जी। ये ज्वालक है जिसका उपयोग गर्म करने में किया था। स्टैंड है जिस पर परख नली को डालकर टाइट कर दिया गया है ना। गर्म करने पर ये बाष्प निकलता है विद्यार्थी, इसी को बोलते हैं H2O। इस बाष्प को क्या बोलेंगे विद्यार्थी? H2O है ना। देखिए पहले हम इसका समीकरण भी नीचे लिख देते हैं, CuSO4 × 5H2O। अब ये गर्म जब होगा इसके अंदर तो CuSO4 + 5H2O ये बाष्प हो गया विद्यार्थी। श्वेत रंग में बदल जाता है। कौन रंग में? श्वेत रंग। पहले कैसा रहता है? नीला रहता है। इसी का नाम है तुतिया या अशुद्ध कॉपर सल्फेट। तो विद्यार्थी जी यहाँ पर लिखना है जवाब में, सुनिएगा है ना। उत्तर में क्या, पहले मैं सुनाता हूँ इसके बाद लिखूंगा है ना। सुनाता हूँ, अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे ज्ञात किया जाता है। तो कॉपर सल्फेट यहाँ लवण है, किसी लवण में जल के अणु को अलग करने के लिए जिस विधि उपयोग होता है उसे रवा जलीकरण कहते हैं। यानी अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने के लिए रवा जलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में एक कड़े कांच की परख नली के अंदर अशुद्ध कॉपर सल्फेट को डालकर बगल के चित्र की तरह सजा दिया जाता है और जब इसे गर्म किया जाता है तब इसमें अशुद्धियां के रूप में जो जलवाष्प होता है उससे कॉपर सल्फेट जो अशुद्ध कहलाएगा उसका रंग नीला होगा। लेकिन जब ये शुद्धता में बदलता है, शुद्ध रूप होता है, तब इसका रंग बदल करके श्वेत बन जाता है। जब श्वेत बनता है तब इसे शुद्ध कॉपर सल्फेट कहते हैं विद्यार्थी। आइए मैं इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी देता हूँ। समीकरण भी लिख दिया था, ये समीकरण जगह मिलेगा तब हम लिख सकते हैं है ना। पहले देख लीजिए, मैंने समझाने के तौर पर ही बता रहे थे, अब लिखेंगे। फिगर आपने देख लिया होगा, यहाँ पर लिखेगा कि लवण में उपस्थित रवा जल, लवण में उपस्थित रवा जल को जिस विधि से अलग
किया जाता है उसे रवा जलीकरण कहते हैं। रवा जलीकरण कहते हैं। इस विधि में अशुद्ध कॉपर सल्फेट को कड़े कांच की परख नली में डालकर जब गर्म किया जाता है तब श्वेत रूप में शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। अब वही समीकरण लिखेंगे। CuSO4 इंटू 5H2, ये गर्म करने का चिन्ह, CuSO4 प्लस 5H2O, ये वाष्प हो गया, ये श्वेत रूप हुआ, दिख रहा है श्वेत, और ये नीला है, तो नीला से कौन बदल गया श्वेत में। आप इसको गौर से देखिए, है ना, और पढ़िए। यदि लिखावट में कहीं कुछ गड़बड़ी हो तो कमेंट करें ध्यान से। देखिए विद्यार्थी जी, फिर से अशुद्ध कॉपर सल्फेट यानी तुतिया से शुद्ध कॉपर सल्फेट किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो विद्यार्थी इसका जवाब अति लघु उत्तरीय में भी दे सकते हैं। तो रवा जलीकरण विधि द्वारा, क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा, लवण में उपस्थित रवा जल को जिस विधि से अलग किया जाता है उसे रवा जलीकरण कहते हैं। इस विधि में अशुद्ध कॉपर सल्फेट को खड़े कांच की परख नली में डालकर जब गर्म किया जाता है तो श्वेत रूप में शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है, और जैसा कि समीकरण में बताया जा चुका है। तो ये रहा विद्यार्थी जी कॉपर सल्फेट। अब आइए हम लोग बहुत यूनिक चीज के बारे में जानते हैं, बहुत नया चीजों के बारे में। लवण की तरह है वो भी, ये आप POP का नाम सुना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आइए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम आपको बताते हैं, समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा सही बच्चे। POP किस प्रकार से बनाया जाता है, POP किससे तैयार होता है ना। तो विद्यार्थी POP जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि पेरिस में इसकी एक चट्टान है, उसी चट्टानों से एक कच्चे रूप में जिप्सम तैयार प्राप्त किया जाता है।
जिप्सम। जिप्सम, इस जिप्सम का उपयोग सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है विद्यार्थी जी। जिप्सम CaSO4 into 2H2O होता है विद्यार्थी, जिप्सम का अनुसूत्र समझ रहे हैं। जिप्सम का अनुसूत्र होता है CaSO4 into 12H2, यह जिप्सम। जिप्सम एक कच्चे रूप में पेरिस में पाया जाता है, इसलिए इसका नामकरण जब पड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी यह पेरिस नामक स्थान से खनिज के रूप में प्राप्त किया जाता है। कच्चे पदार्थ का नाम है जिप्सम। जब जिप्सम को 120 से 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दिया जाता है। 120 से 125 डिग्री सेल्सियस। कुछ किताबों में कम भी ताप रहता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग किताब पढ़ने के लिए आदेश दिया जाता है नहीं। तो जब 120 से 125 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म कर दिया जाता है, तब यही पदार्थ जिप्सम जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, पीओपी में बदल जाता है। किस में बदलता है? पीओपी में बदलता है विद्यार्थी। तो ये भी लवण है, ये भी क्या है? लवण, और ये भी रवा जल है। समझ रहे विद्यार्थी? इस जब ये बदलता है तो CaSO4 into 12H2O, यही होता है पीओपी का अनुसूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र हो गया CaSO4 into 12H2O। इसका रासायनिक नाम होता है विद्यार्थी कैल्शियम सल्फेट अर्ध, 1/2 को बोलते हैं अर्ध, अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। तो ये विद्यार्थी इसका रासायनिक नाम है, याद रहेगा है ना। यह बहुत प्रचलित यौगिक के विद्यार्थी, दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग है ना। हम लोग मकानों को सतह चिकना करने में, प्लास्टर करने में, पीओपी को करने में, आप सुने होंगे होटल घर इत्यादि को पीओपी किया जा रहा है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्कुल चिकना सतह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग हो गया सतह को चिकना बनाने में। दूसरा उपयोग विद्यार्थी खिलौने बनाने में भी उपयोग किया जाता है विद्यार्थी। तीसरा चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। तीसरा रूप में जब हड्डियां टूट फूट जाती है तो प्लास्टर जो किया जाता है विद्यार्थी इसी से किया जाता है, इसीलिए इसको प्लास्टर बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो टूटी फूटी हड्डियों को प्लास्टर करने में, मरम्मत करने में इसका उपयोग किया जाता है विद्यार्थी जी। साथ ही साथ इसका और भी उपयोग है विद्यार्थी, मूर्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, ये सभी चीजों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है ना। यदि होटल रेस्टोरेंट इत्यादि को मॉडलिंग तैयार करना है दीवारों के ऊपर या छतों में, तो हम इन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं पीओपी के माध्यम से। जब इसका तापमान इतना से बढ़ जाता है विद्यार्थी, तब मृत प्लास्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? मृत प्लास्टर। मृत प्लास्टर और प्लास्टर में इतनी गुण होता है, जो सही प्लास्टर पीओपी रहेगा विद्यार्थी है ने, उसमें जल डालिएगा तो बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा और वह जल्दी जम जाता है, ठोस बन जाता है। लेकिन जो मृत प्लास्टर होता है विद्यार्थी, उसमें जमने की कैपेसिटी जो होती है, शक्ति जो होता है कम जाता है, देर से जमता है और उतनी मजबूती नहीं होती है। तो विद्यार्थी मृत प्लास्टर और प्लास्टर ऑफ पेरिस में इतनी अंतर है कि उसमें जमने की शक्ति अधिक होती है पीओपी में, और जो मृत पीओपी होता है विद्यार्थी उसमें जमने की शक्ति कम होती है। तो ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के विधि और उसके उपयोग के बारे में सुना है आपने। अब इसके बारे में हम लिखते हैं। क्वेश्चन है विद्यार्थी,
प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है, इसके उपयोग को लिखें। इसके उपयोग को लिखें। आइए विद्यार्थी आंसर लेते हैं। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया जाता है, तब यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। इसका अणुसूत्र CaSO4 12H2O होता है। अणुसूत्र CaSO4 × 12H2O होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। CaSO4 × 2H2O योग्य जिप्सम। इसको आप 120 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया, तब बन गया CaSO4 × H2O प्लस बैलेंस। रुक जाइएगा, बैलेंस मिलाना पड़ेगा। बैलेंस 3 दूनी 6, 2 8, 2 दूनी 4, दूनी 8। देख लीजिए विद्यार्थी, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये देखिए बनने, फिर से गिन लीजिए, 2 कैल्शियम, ये हो गया 2 कैल्शियम, सल्फर हो गया 2 गो, तो सल्फर हो गया 2 गो, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 यहाँ। अब पहले इसको गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ, तो 8 4 12 ऑक्सीजन, तो 12 में यहाँ पर हो गया कितना, 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 गो यहाँ, 12 हुआ। अब आ जाइए हाइड्रोजन पर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ विद्यार्थी जी 2 गो यहाँ, 3 दूनी 6 2 8। सही है विद्यार्थी, बैलेंस कर लीजिए, है ना। तो फिर से देखिए शुरू से, जब जिप्सम को
120 डिग्री से 125 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया जाता है, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। इसका अणुसूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। देखिए बनने के क्रम में ये बनता है, लिखने के क्रम में ये लिखा था, ध्यान दीजिएगा। इसका रासायनिक अणुसूत्र होता है, रासायनिक नाम होता है विद्यार्थी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अर्धहाइड्रेट मतलब हाफ H2O है ना, केवल H2O होता तो आप क्या लिखते हैं हाइड्रेट, दो गो H2 होता तो डाइहाइड्रेट, समझ रहे हैं। तो देख लीजिए विद्यार्थी जी, ये हो गया, देख लो ये हो गया जिप्सम, इसी को गर्म किया जा रहा है। और याद रहे कि जब ताप 125 डिग्री से अधिक होता है तब मृत प्लास्टर में बदलता है, जिसका एक गुण घट जाता है, और वो क्या है कि जमने की जो शक्ति है, क्रिया जो है स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। ये बात को मैं लिखता हूं, तो इसको मिटा दे विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा। नोट में लिख देते हैं, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 125 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ता है, अथवा जिस जिप्सम को 125 से ताप बढ़ेगा तब मृत प्लास्टर बदल जाएगा। नोट, जब जिप्सम का ताप 125 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तब मृत प्लास्टर में बदल जाता है, जिसमें जमने की गुण में कमी होता है, यानी पहले की तरह नहीं जमता है ना, स्लो क्रिया होती है। और उपयोग पीओपी का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, पहला हड्डियों को जोड़ने में, हड्डियों को जोड़ने में, दूसरा खिलौना बनाने में, तीसरा सतह को चिकना बनाने में, चौथा हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियां बनाने में, पांचवा एक और विद्यार्थी खिलौना बनाने में, सतह को चिकना बनाने में, मूर्तियां बनाने में, सजावटी सामान है ना के निर्माण में, सजावट के बहुत प्रकार के खिलौना बॉक्स इत्यादि के बनाने में, इसमें इसके अलावा भी इसका उपयोग किया जाता है विद्यार्थी, वात्या भट्टी में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आप सेल बनाने में, बैटरी सूखा सेल बनता है तो उसमें भी लिख सकते हो है ना। छठा सूखा सेल बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी उपयोग किया जाता है ना विद्यार्थी। बैटरी बनाने में भी उपयोग वही सूखा से। इसके अलावा विद्यार्थी क्या बोलते हैं, हीटर के निर्माण में जो ढांचा बना रहता है, हीटर जो साधारण पहले हीटर आता था, उस हीटर का बर्तन गोल चपटाकार होता था, उसमें इस प्रकार से डिजाइन बनी होती थी,
जिसमें स्प्रिंग लगा रहता है, तो जो स्प्रिंग जिसमें लगा होता है, ये ढांचे जिसमें बना हुआ था विद्यार्थी, वो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। तो ये हो गया, बहुत सारे उपयोग हो गए, है ना, कि हड्डियों को जोड़ने में, खिलौने बनाने में, सतह को चिकना बनाने में, मूर्तियां बनाने में, सजावटी सामान के निर्माण में, सूखा सेल बनाने में। तो ये सारे हो गए आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ध्यान से इसको देख लीजिए, अब इसका गुण लिखाते हैं। देखिए विद्यार्थी जी, इसका गुण क्या क्या है, ज्यादा नहीं है, वो आप जानते भी हैं। जिनको हाथ पैर टूट मोच हुआ तो होगा उसको तो पते होगा, है ना। सबसे इसका पहला गुण है कि यह सफेद चूर्ण है, एकदम बिल्कुल पाउडर की तरह है, सफेद। तो पहला गुण हुआ कि यह सफेद चूर्ण है। दूसरा गुण हुआ, यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, जिसके कारण बहुत जल्दी ये ठोस में बदल जाता है। समझ रहा है विद्यार्थी, ठोस में। तीसरा विशेषता इसका क्या है कि जब यह जल के साथ अभिक्रिया करेगा तब यह पुनः जिप्सम में बदल जाता है। समझ रहा है विद्यार्थी जी, जिप्सम में बदल जाता है। और एक और बात है कि जब इसका ताप बढ़ता है तब जमने की जो शक्ति होती है वो कम जाता है। इस बात को अभी नोट में भी लिखा था, या नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस POC के गुण लिखे। पॉइंट बना के लिखेंगे, इसलिए निम्नलिखित कर देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निम्नलिखित लिखित गुण है। पहला बहादुर, यह सफेद चूर्ण चूर्ण की तरह होता है। दूसरा, जल से अभिक्रिया कर ठोस बन जाता है। तीसरा यही बात को, जल से अभिक्रिया कर जिप्सम में बदलता है। और चौथा गुण में लिख सकते हो, निर्माण के समय POP के निर्माण के
समय ताप बढ़ने से जमने का गुण कम जाता है। तो ये सब गुण इसका याद रखिएगा विद्यार्थी, ध्यान से रहे, ये सब बात को बिल्कुल ओठों पर रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछता है या विरंजक चूर्ण के बारे में पूछता है। आगे का टॉपिक होगा विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है, उसके गुण को लिखें, उसके उपयोग को लिखें, बनाने की विधि के बारे में बताना है। इसके बाद अगला टॉपिक होगा खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा किस प्रकार बनाया जाता है, इसके उपयोग को लिखें। इसके बाद होगा उत्फुलन अभिक्रिया। इसके बाद होगा आपको प्रस्वेद लवण। आइए हम प्रस्वेद लवण के बारे में बता देते हैं, क्योंकि उसका पॉइंट छूट गया है थोड़ा सा। प्रस्वेद लवण आपको पीछे वाला वीडियो में बताया कि याद है कि वैसा लवण जो वायु के संपर्क में आने पर वायु में उपस्थित जल के अणुओं को अवशोषित करता है, जिससे वह ठोस से द्रव पदार्थ में बदलता है, यानी पसीजने लगता है, पिघलने लगता है। इस क्रिया को लवणों का पसीजना कहते हैं। मैंने इस प्रश्नों का जवाब और उत्तर के साथ मतलब इस प्रश्न का जवाब पीछे वाले वीडियो में बताया गया है विद्यार्थी, आप पीछे वाला को अवश्य देखेंगे। तो जिन लवणों में, सभी लवण में पसीजने का गुण नहीं होता, जिन लवणों में पसीजने का गुण होता है वैसे लवण को प्रस्वेद लवण कहा जाता है। ऐसे लवण को प्रस्वेद लवण कहा जाता है विद्यार्थी। इसलिए ऐसे लवणों को अनाद्रोधी बर्तनों में रखा जाता है। अनाद्रोधी बर्तन के बारे में आपको बताए थे कि जिसमें वायु का प्रवेश न हो, और ये मुख्य रूप से शीशे का बर्तन होना चाहिए या फिर किसी प्लास्टिक का बर्तन होना चाहिए जिसमें वायु का प्रवेश ना हो। तो देखिए विद्यार्थी, प्रस्वेद लवणों के बारे में हम बताते हैं। हम लोग जिस लवण को खाते हैं नमक, इसमें काफी मात्रा में प्रस्वेद होता है, काफी घुलनशील होता है। आप देखते होंगे कि नमक को कुछ समय के लिए किसी भी जगह पर रख दीजिए तो आप देखिएगा पसीजने लगेगा, है नहीं। क्वेश्चन है विद्यार्थी, प्रस्वेद लवण किसे कहते हैं? आंसर होगा विद्यार्थी, वह लवण जो वायु के संपर्क में आने पर पसीजता है, अर्थात ठोस पदार्थ से, ठोस चूर्ण से, चूर्ण रहता है, ठोस चूर्ण से द्रव में बदल जाता है। तो उस लवण को प्रस्वेद लवण कहते हैं। विद्यार्थी जी, वह लवण जो वायु के संपर्क में आने पर पसीजता है, अर्थात ठोस चूर्ण से द्रव पदार्थ में धीरे धीरे बदल जाता है, तो वैसे लवण को प्रस्वेद लवण कहते हैं। याद रहे। तो देख लिया विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे। खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, व्यंजक चूर्ण, इन सभी के बारे में, उत्फुलन के बारे में, और भी आप लोग को यदि मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे। तब तक से विद्यार्थियों को चैनल की ओर से धन्यवाद और जय हिंद।